हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी जामुन का पेड़ पाठ का सारांश का अध्ययन करेंगे। यह रचना कृष्णचंद्र जी की है, जो एक प्रकार का हास्य व्यंग है। हमारे भारत देश में सरकारी व्यवस्थाएं किस तरह लुंज पुंज होती हैं, किस तरह एक लोग अपनी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डालने की कोशिश करते हैं, अपने कामों से भागकर दूसरे विभागों में लिपापोती का काम करते हैं। आज के समय का एक बहुत अच्छा प्रासंगिक व्यंग है। आइए इसका सारांश का हम सभी अध्ययन करते हैं। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी की प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। जैसा कि आपने प्रेमचंद के फटे जूते में भी देखा होगा, वो भी एक प्रकार का हास्य व्यंग था। चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी होती है। ये परंपरा आधुनिक नहीं है, ये अति प्राचीन काल से ये परंपराएं चलती आ रही हैं। ये सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफ़ी का काम होता है। यह कहानी भी उसका पालन करती है, इसलिए इसकी घटनाएं अतिशयोक्तपूर्ण और अविश्वसनीय लगने लगती हैं। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं की मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकता। प्रस्तुत पाठ यह स्पष्ट करता है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाए जाने वाला विस्तार कैसे आपको कामटालू प्रवृत्ति यानी किसी काम को लंबा खींचना कितना निरर्थक और पदानुक्रम यानी कितने स्टेज उसके आते हैं हास्यास्पद है। यह व्यवस्था के संवेद शून्य व अमानवीय रूप को भी दर्शाता है। बात कहानी के प्रारंभ में बताया गया था कि रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा, यानी सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट के पार्क में आंधी के कारण एक जामुन का पेड़ गिर गया था। उस सुबह माली ने देखा उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, लेकिन अब उसे बचाने के उपाय के जगह पे अपने दायित्वों से वो दूर हटकर ये सूचना को तुरंत चपरासी को दी, चपरासी तुरंत क्लर्क को दी, क्लर्क ने सुप्रीडेंट को दी और काफ़ी भीड़ जुट गई। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुन की याद आ रही थी। कोई दबे हुए आदमी के प्रति सहानुभूति नहीं थी। कोई कह रहा था इसकी जामुन बड़ी रसीली थी, हमारे बच्चे बहुत चाव से खाते थे, कितना फलदार अच्छा पेड़ था। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा, अरे आप पेड़ की चर्चा बाद में करिए, पहले उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके जीवित होने में संदेह था। इतना मोटा पेड़ के नीचे दबा था। तभी वो दबा आदमी बोल पड़ा कि मैं जिंदा हूँ। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुप्रीडेंट ने अपने ऊपर के अधिकारी से बात पूछने की कही कि मैं ऐसे निर्णय नहीं ले लूँगा, क्योंकि हमारे ऊपर भी जो व्यक्ति उन्हें जवाब देना पड़ता है, इसलिए मैं अपने ऊपर अधिकारी से इसकी बात पूछूंगा। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी यानी सुप्रीडेंट से डिप्टी सेक्रेटरी तक बात पहुंची। डिप्टी सेक्रेटरी से बात ज्वाइंट सेक्रेटरी से चीफ सेक्रेटरी और मिनिस्टर के पास पहुंची और फिर व्युत्क्रम यानी उल्टे क्रम में मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम में बात नीचे तक चलती रही। दोपहर को खाने के समय भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे। तभी सुप्रीडेंट फाइल लेकर भागा आया और कहा, नहीं, बिल्कुल हम नहीं कर सकते, ये काम कृषि विभाग का है और मैं अर्जेंट करके फाइल भेज रहा हूँ। कृषि विभाग पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पे डाल दिया, क्योंकि ये पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, उसी के कैंपस में गिरा है, इसलिए उसी की जिम्मेदारी हो। फिर पुनः व्यापार विभाग ने कहा कि नहीं, ये पेड़ पौधे का मामला है, इसलिए कृषि विभाग की जिम्मेदारी है, कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरा दिन भी बीता तो फाइल चलती रही। शाम को ये बात आई कि ये उद्यान से संबंधित मामला है और चूँकि
क्रॉप का होता, फसलों का होता, अनाज का होता, तो कृषि विभाग देखता है। इसलिए कृषि विभाग ने अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होते हुए ये हार्टिकल्चर विभाग के पास उसकी फाइल भेज दी, क्योंकि पेड़ फलदार है। रात को दबे हुए आदमी को माली ने दाल भात खिलाया, जबकि उसके पास चारों ओर पुलिस का पहरा था, लेकिन एक कांस्टेबल काफ़ी दयालु था जिसने इजाज़त दे दी थी। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा कि दबे हुए आदमी से कि आपका कोई यहाँ पे वारिस है। दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया, कहा नहीं, मेरा कोई वारिस नहीं है। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर शोर से चल रही है, अतः जामुन के पेड़ काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हेतु वृक्ष का होना अति आवश्यक है, इसलिए इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक मनचले ने कहा, जब पेड़ को नहीं काट सकते तो इस आदमी को ही काट के निकाल लेते हैं, पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति की कि इस प्रक्रिया से वो मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया, जिसने बताया कि आदमी को काटा जा सकता है। उसने बताया कि आज प्लास्टिक सर्जरी उन्नत कर चुकी है, इस आदमी को बीच से काटकर निकाल लिया जाए और फिर प्लास्टिक सर्जरी से इसे जोड़ा जा सकता है। इस बात पे फाइल मेडिकल कॉलेज में भेज दी गई, मेडिकल विभाग में भेज दी। अब देखिए किस तरह फाइलें एक विभाग से दूसरे विभाग, व्यापार विभाग ने पहले कृषि विभाग में भेजा, कृषि विभाग पुनः व्यापार विभाग में भेज दिया। कृषि विभाग ने फिर आपत्ति दर्ज की कि नहीं, ये हार्टिकल्चर विभाग के अंतर्गत आता है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, इस समय पेड़ लगाने की स्कीम है। एक क्लर्क ने कहा कि नहीं, इसको आज जब पेड़ इतना ज़रूरी है तो आदमी को ही काट देते हैं, इसलिए मामला मेडिकल विभाग में चला गया। रिपोर्ट आई, उस व्यक्ति की सारी जांच पड़ताल हुई, ब्लड प्रेशर देखा गया, दिल की धड़कन देखी गई और सर्जन ने उद्घोषणा की सर्जरी तो हो सकती है, सफल भी हो सकती है, लेकिन आदमी मर जाएगा। कितना बड़ा व्यंग है! कैसे किसी ऑपरेशन को हम सफल कर सकते हैं अगर व्यक्ति जिंदा नहीं बचता है? अतः यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। उम्मीद है कि कल मामला जो है सॉल्व हो सकता है। सभी सचिवों की बैठक होगी, वहाँ केस सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुनाया, ये माना कि तगाफुल न करोगे, ये माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये कहा कि वास्तव में आप हमारा ख्याल तो जरूर करोगे, लेकिन ख्याल होते होते कहीं हम खाक में न मिल जाए। ये सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की चर्चा पूरे सचिवालय में फैल गई। ये बात चारों दिशाओं में फैल गई कि ये व्यक्ति साहित्यकार है, शायर है। यह चर्चा धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। अब वहाँ पे तरह तरह के कवि और शायर इकट्ठा हो गए। सभी उसे बचाने की, अपेक्षाकृत उसे जिम्मेदारी थी बचाने की, लेकिन उस बात को भूलकर सभी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। उससे उस पर राय लेना चाहा कि बताइए मेरी रचना ठीक है कि नहीं। अब व्यक्ति की जान जा रही है, वह कैसे बता सकता था कि रचनाएं ठीक हैं कि नहीं ठीक है। ये चर्चा पूरे शहर में फैल गई और तरह तरह के कवि और शायर इकट्ठे होने लगे और अपनी रचनाएं सुनाने लगे। अब चूंकि वो व्यक्ति दबा हुआ है, उसके बारे में नहीं चिंतन हो रहा है। अब यहाँ पे कवि और शायर अपनी रचनाएं सुनाकर उसकी राय लेने के बारे में सोच रहे हैं कि मेरी रचना ठीक है कि नहीं। वे सभी अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वह बेचारा परेशान था, दबा हुआ व्यक्ति। कई क्लर्क ने उस आदमी से अपनी कविता पे आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब ये पता चला कि व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने फैसला जो है अब कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। कहा चूँकि ये कवि है, साहित्यकार है, इसलिए मामला कल्चरल डिपार्टमेंट का बनता है। साहित्य अकादमी के सचिव
अब के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचे। दबे हुए आदमी ने बताया उसका उपनाम ओस है। वह हिंदी जगत में, साहित्य जगत में ओस के नाम से रचनाएं लिखता है। अभी हाल ही में उसकी एक रचना ओस के फूल जो गद्य संग्रह है पब्लिश हुआ है, प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कितना बड़ा लेखक और उनकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी कि बधाई हो, मिठाई खिलाइए, आप हमारे अकादमी के सदस्य हो गए। उस आदमी ने कहा, अरे मैं सदस्य की बात तो छोड़िए, मुझे मेरी जान बचाइए, मुझे इसमें से निकालिए। लेकिन वह सचिव असमर्थता जताई। कहा, यदि तुम मर गए तो मैं तुम्हारी बीबी को पेंशन दिला सकता हूँ, वजीफा दिला सकता हूँ। कहा, अरे अभी तो मैं जिंदा हूँ। कहा, केवल उसके विभाग का संबंध कल्चर से है, कल्चरल डिपार्टमेंट से है, केवल उसके विभाग का काम कल्चर से, और पेड़ काटने का दायित्व आरी कुल्हाड़ी से होगा। अर्थात ये काम वन विभाग को सौंप दिया गया। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ को काट देंगे। वन विभाग में ये बात पहुंच चुकी है और ये पेड़ काट के आपकी जान बचा ली जाएगी। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग से ये आदेश, चूँकि मामला अब हर विभागों तक पहुंच चुका था, यह मामला विदेश विभाग में पहुंच चुका था कि, और उसी के आदेश से रोक दिया गया कि ये पेड़ एक विदेशी प्रधानमंत्री पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के संबंध बिगड़ जाएंगे। दोनों एक दूसरे से आर्थिक मदद भी करते हैं। पिटोनिया सरकार जो है राज्य बहुत सहायता भी देती है दोनों देशों की खातिर। क्या एक आदमी को बलिदान नहीं दिया जा सकता है? एक त्याग भी तो करना पड़ेगा। लेकिन अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वही निर्णय करेंगे। अब सारा दायित्व देखिए किस तरह एक विभाग से दूसरे विभाग पे ये बात पहुँचते पहुँचते अब प्रधानमंत्री तक ये बात पहुँच चुकी थी। अब सारा निर्णय प्रधानमंत्री को ही लेना था। एक बताया गया कि प्रधानमंत्री विदेश के दायरे व विदेश दौरे से वापस आ गए हैं। अब उनके सामने फाइल रखी जाएगी और सारा निर्णय उन्हीं को लेना होगा। चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी और कल ही ये पेड़ काट लिया जाएगा, तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। परंतु माली ने देखा कि कवि का हाथ ठंडा था और उसकी जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी और चींटियों की एक कतार उसके मुंह में जा रही थी। देखिए, एक लेट लतीफ़ी से एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसे ही समाज में तमाम जगहों पे एक्सीडेंट होते हैं। उस एक्सीडेंट व्यक्ति को बचाया जा सकता है, लेकिन दो थाने का विवाद, सीमाओं का विवाद हमारे थाने के अंतर्गत आता है कि आपके थाने के अंतर्गत आता है। सीमा विवाद में जान चली जाती है। तो किस तरह सरकारी विभाग की लेट लतीफ़ी, एक टालू काम की प्रवृत्ति, एक की जिम्मेदारी दूसरे पे डालते हुए किस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, किस तरह लोगों को अपनी जान तक भी गंवानी पड़ती है। ये व्यंग पूरी तरह से आज के समाज में सरकारी कार्य पद्धति पे पूरी तरह से प्रकाश डालता है। आशा है कि आप सभी को ये सारांश बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके प्रश्न उत्तर या अन्य वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो भाग में आपसे मुलाकात होगी। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।